हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं सी अर्पित आजाद और आप इस समय देख रहे हैं सी अर्पित आजाद का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। क्लास 12th की वीडियो सीरीज के अंदर है और क्लास 12th की वीडियो सीरीज के अंदर हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वो है नेशनल इनकम। और गवर्नमेंट बजट का हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में, वो है रिगार्डिंग वो है रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। किसके बारे में है? वो है रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखना, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की रही थी बेसिक मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट आखिर होता क्या है। देखना, गवर्नमेंट साल के शुरुआत में ये एस्टिमेट करती है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पर हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है रिगार्डिंग रिसिट्स एंड रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। सो द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे लिए गवर्नमेंट बजट। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, रीअलोकेट करना है रिसोर्सेज को, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम और वेल्थ को, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिगार्डिंग कंपोनेंट्स, की हमारे बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, बजट किस किस तरह से बनता है। देखना, बजट कंपोनेंट का मतलब क्या है। कंपोनेंट ऑफ बजट कंपोनेंट्स ऑफ बजट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। कि सर स्ट्रक्चर मतलब कि सर कितने पार्ट में वो डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आएगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएगी, वो कहलाता है हमारे लिए बजट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बजट की तो ना हमारे पास हमारे बजट के टोटली दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज बजटेड रिसिट्स एंड सेकेंड पार्ट इज बजटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बहुत सिंपल सा काम कर रही है। गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि एक साल में कितना पैसा आने वाला है या एक फिस्कल ईयर में कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है। दैट इज रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो प्रैक्टिकली आज हमें क्या बात करनी है, आज जो हम टॉपिक उठाएंगे वो सिंपल सा है, वो है बजटेड रिसिट्स। कि सर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो सोचो कि गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आ रहा है। देखो ना, गवर्नमेंट के पास पैसा आने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला पैटर्न क्या है? गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है टैक्सेस। सबसे पहला जो तरीका है गवर्नमेंट का अमाउंट चार्ज करने का, गवर्नमेंट को रिसिट अर्न करने का, गवर्नमेंट की इनकम का, वो होता है। और सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो होता है टैक्सेस। टैक्सेस इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बजट। हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेस। और अगर आपने टैक्सेस नहीं दिए तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली आज जो हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे रिसिट्स के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रिसिट्स, यहाँ पर जो रिसिट्स है उस रिसिट्स को भी हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रेवेन्यू रिसिट्स। जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? पहला पार्ट है वो है आपका रेवेन्यू रिसिट्स। और दूसरा सेकंड जो पार्ट है वो है आपका कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, तो टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ना पहला जो टॉपिक हम समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसिट्स की। आखिर सर रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है? देखिए, दो तरह की रिसिट्स हमें पढ़नी है। तो पहले समझना हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और दो कंपोनेंट है, एक है बजटेड रिसिट्स, दूसरा है बजटेड एक्सपेंडिचर। आई रिपीट अगेन, एक है बजटेड रिसिट्स और दूसरा है बजटेड एक्सपेंडिचर। फिर रिसिट्स के दो पार्ट है, एक तो हमने नाम दिया रेवेन्यू रिसिट्स और एक हमने नाम दिया कैपिटल रिसिट्स। देखा, अब नाम से ही आपको समझ में आएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखना, वर्ड लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू और कैपिटल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी आइटम जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट डाले, बहुत ध्यान से सुना, कोई भी आइटम जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट डाले वो कहलाता है कैपिटल। और वो आइटम जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं डालता, आई रिपीट अगेन, वो आइटम जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं डालता वो कहलाता है रेवेन्यू नेचर का आइटम। ठीक है, तो देखना, जैसे कि आपने लोन्स एंड बोरिंग्स किया,
अब लोन एंड बोरोइंग किया तो वो किस में जाएगा, वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। मान लो आपने कोई एसेट को सेल किया तो वो किधर जाएगा, वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। मान लो एसेट को परचेज किया, किधर जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं हो गया, वो कैपिटल नेचर का हो गया। तो दोनों के अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि जो एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट डाले वो कैपिटल नेचर का, जो उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डाले वो रेवेन्यू नेचर का। तो अब समझना रेवेन्यू नेचर क्या है। एनी रिसिट्स, पॉइंट समझना क्या लिखा है, एनी रिसिट्स विच डू नॉट आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट, जिससे ना तो हमारी लाइबिलिटी बढ़े, हमारी मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बढ़ती या गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस नहीं होती, वो सब कहलाती है रेवेन्यू रिसिट्स। जैसे समझना, गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये वाला अमाउंट वापस गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा? उनके ऊपर प्रैक्टिकली कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। हाँ वो ठीक है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन एक्स्ट्रा उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। इसलिए हम उसको कौन सी रिसिट्स बोलते हैं, हम उसको रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं, क्योंकि दैट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अच्छा कौन सी रिसिट्स लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, सोचो, लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो लोन्स एंड बोरोइंग रेवेन्यू हुआ कि कैपिटल हुआ? सर वो कैपिटल में चला गया, वो रेवेन्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो देखना कि अगर आपने लोन लिया, सुनना, अगर आपने लोन लिया, लोन से आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, लोन लेने से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लोन लिया, लोन लेने से आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जैसे ही आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब वो रेवेन्यू नहीं है, वो कौन सी रिसिट हो गई, वो हो गई आपकी कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, बोलो क्या पॉइंट समझ में आया बेटा आपको? अब समझना, तो फिर रेवेन्यू रिसिट्स कौन कौन सी है, जो ना एसेट पर इंपैक्ट डाले, ना कैपिटल पर इंपैक्ट, ना एसेट के ऊपर डाले, ना लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाले। तो उसके अंदर दो मेजर पोर्शन आते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज टैक्स रिसिट्स एंड नॉन टैक्स रिसिट्स। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है टैक्स रिसिट्स, जिसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहला कौन सा रेवेन्यू है? पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखना ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट्स के प्रैक्टिकली दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट विल बी टैक्स रेवेन्यू एंड सेकेंड पार्ट विल बी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू के भी दो पार्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरा है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो दो तरह के टैक्सेस हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नॉन टैक्स में कौन सा आएगा? नॉन टैक्स में जैसा आएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जैसे फी एंड फाइन्स, जैसे गिफ्ट एंड ग्रांट्स। तो ये जो रिसिट्स है ये नॉन टैक्स, जैसे गवर्नमेंट को किसी ने डोनेशन दे दिया, गवर्नमेंट को किसी ने कोई चैरिटी कर दी, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट से कोई इनकम आ रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी गवर्नमेंट के लिए, हाँ जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू कही जाएगी। अब पहले हम एक एक पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। पहले हम समझना शुरू करते हैं सर टैक्स। हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर टैक्स, हमको मीनिंग समझना है कि आखिर टैक्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? अब सोचो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स का मतलब क्या होता है, तो देखना जैसे ही वर्ड पूछा गया आपसे टैक्स, तो अब आपके दिमाग में अलग अलग पॉइंट आएंगे, अलग अलग टॉपिक आएंगे। टैक्स यार, टैक्स ये होता है, टैक्स होता है, टैक्स सरकार की इनकम होता है, लेकिन बेसिक मतलब समझना, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स का मतलब होता है एनी कंपल्सरी चार्ज बाय द गवर्नमेंट, वो हर तरह का पैसा जो आपसे गवर्नमेंट किसी भी तरह से कंपल्सरी निकाल लेती है, चाहे वो हो गया आपका इनकम टैक्स, चाहे वो हो गया जीएसटी, चाहे एक्साइज, चाहे वैट, या गवर्नमेंट ने और भी किसी तरह से किसी भी तरह का अमाउंट अगर आपकी पॉकेट से निकाला तो उसको हम बोलते हैं टैक्स। ठीक है ना, तो आपकी पॉकेट से जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है वो कहलाता है हमारे लिए टैक्स। तो टैक्स का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ईजी सा मीनिंग है, एनी कंपल्सरी लेवाइड। ठीक है, अब टैक्सेस हैं कितनी तरह के? तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेस, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बारे में कुछ कुछ आपने सुना होगा, तो थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में समझते हैं।
कि आखिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आखिर होते क्या है। अब पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, देखना, अ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बहुत ध्यान सुनना क्या लिखा है, अ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इफ बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सपोज मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, ही इज डूइंग जॉब। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि अगर ये पर्सन कहीं पर जॉब करने जा रहा है, कहीं से कोई इनकम अर्न कर रहा है, यहाँ से ये जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, इस इनकम के ऊपर टैक्स कौन देगा? तो आप सिंपल बोलोगे कि सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की इनकम है, टकला अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ जी, तो आप बोलोगे सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की इनकम है, तो टैक्स भी मिस्टर एक्स को ही देना है। तो इनकम इसी पर्सन ने अर्न करी और इसी पर्सन को टैक्स देना है। जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसी पर्सन को जाकर के टैक्स देना है। जो पर्सन अर्निंग कर रहा है, जो पर्सन पैसा कमा रहा है, उसी पर्सन को टैक्स देना है। वो कहलाता है आपके लिए डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर आपके लिए टैक्स देने कोई नहीं आएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीटी, डायरेक्ट टैक्स। और सबसे ईजी एग्जाम्पल है इसका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा भी हुआ करता था, वैसे वेल्थ टैक्स हुआ करता था कि जो पर्सन वेल्दी है, ठीक है ना, जिस पर्सन के पास जितनी वेल्थ है उस वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगता था। लेकिन ध्यान रखना 1 अप्रैल 2016, डेट नोट कर लेना, 1 अप्रैल 2016 से इंडिया में वेल्थ टैक्स अबॉलिश्ड हो चुका है। वेल्थ टैक्स अब नहीं लगता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, वो चलो अलग बात है, लेकिन ये कौन सा टैक्स है, इसका बर्डन में किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जो पर्सन अर्न कर रहा है उसी पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब सर इसका मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर तो इसमें उल्टा होगा, 100% इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इसका उल्टा होगा। पहला पॉइंट समझ में आया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी सेकंड पॉइंट समझते हैं कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मान लो आप में से कोई पर्सन अभी, आप में से कोई स्टूडेंट अभी 12 के अंदर 90% लेकर के आता है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अभी आप अपने पेरेंट्स को जाकर के बोल दो कि बाबा देखो 90% लेकर के आप एक नया मोबाइल दिलाओ, बोला ठीक है। आप पहुंचते हो एक शॉप के ऊपर, उस शॉप के ऊपर पहुंच करके आप एक महंगा वाला फ़ोन परचेस करते हो। सपोज 10,000 का आपने फ़ोन लिया। अब इस 10,000 के फ़ोन के ऊपर आपका जीएसटी लग रहा है सपोज 1000 रुपीज़। तो कुल मिलाकर के जो कॉस्ट हो गई वो कितनी होगी, कुल मिलाकर जो कॉस्ट हो गई वो होगी 11,000। अब आप, ठीक है ना, जो भी हमारा मिस्टर एक्स है वो क्या करेगा, वो तो सिंपली 11,000 उस शॉपकीपर को पे कर देगा। वो तो कुछ नहीं करेगा, वो 11,000 उस शॉपकीपर को पे कर देगा। अभी देखना वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो शॉपकीपर 10,000 तो अपनी पॉकेट में डालता है और 1,000 वो हमारी गवर्नमेंट की पॉकेट में डालता है। 1,000 वो कहाँ डाल रहा है, देखना पैसा एक्चुअली गया किसकी, पैसा एक्चुअली गया है मिस्टर एक्स की पॉकेट से, लेकिन उसको गवर्नमेंट में देने वाला पर्सन कौन है, उसको गवर्नमेंट में देने वाला पर्सन कोई दूसरा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो व्हेन बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जब मैं बर्डन, इस तरह का बर्डन में किसी और के ऊपर, देखना शॉपकीपर ने दिया लेकिन किसकी पॉकेट से लिया, एक्स की पॉकेट से लेकर के गवर्नमेंट तक पहुंचाया। इसने क्या किया, बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जब मैं बर्डन शिफ्ट कर देता हूं तो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जब मैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता तो वो कहलाता है मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ, क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज फॉर्म के अंदर देखते हैं। अ टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं उसको मैं इनडायरेक्ट टैक्स कहता हूं। फॉर एग्जांपल सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एज एन
इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन, जिसका इंसिडेंस किसी और पर्सन के ऊपर डाला जाता है वो कहलाता है हमारे पास हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सर कौन कौन से टैक्सेस इंडिया में अभी प्रिवेल करते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स हट चुका है इंडिया से। वैल्यू एडेड टैक्स लगा करता था गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमने इन सारे टैक्सेस को मिला करके अभी इंडिया के अंदर क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। वेल्थ टैक्स हमने हटा दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स हटा दिया, उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। तो एक्चुअली आपकी बुक के अंदर 12th की बुक के अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं और आपको भी याद रखना है, बट प्रैक्टिकली ये सारे जो टैक्सेस हैं ये अबोश मैंने भी इसलिए लिखे हैं, ठीक है। मैं क्यों लिखता बाकी खत्म हो गए तो मैंने भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 12th की बुक में अभी भी दे रखा है। कॉर्पोरेशन टैक्स एक्चुअली कॉर्पोरेट्स पर लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर लगता था, सर्विस टैक्स सर्विसेज देने पर लगता था, एक्साइज ड्यूटी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर के ऊपर लगा करता था, वेल्थ टैक्स वाज चार्ज ऑन द वेल्थ, और सेल टैक्स भी गुड्स के ऊपर ही लगा करता था ऑन द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये कुछ तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। प्रैक्टिकली आज इंडिया में दो बहुत बड़े टैक्सेस हैं, ये सब भी हैं लेकिन बहुत दो बड़े वो टैक्सेस हैं, वो है पहला इनकम टैक्स और दूसरा वो है जीएसटी। ये दो मेजर टैक्स अभी इंडिया के अंदर चार्ज होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग रिसिट्स। और रिसिट्स के अंदर हमने कौन से रिसिट की बात करी, अभी हमने जो बात करी है वो सिर्फ बात करी है रेवेन्यू रिसिट्स की। किसकी बात करी, रेवेन्यू रिसिट्स। और रेवेन्यू रिसिट्स में भी कौन सी बात करी, सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही बात करी, टैक्स रिसिट्स की, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमको बात करनी है रिगार्डिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू कि सर नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से हैं, टैक्स के अलावा हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम अर्न करती है, क्या क्या उनके सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो तरीका है गवर्नमेंट को इनकम अर्न करने का है वो है फी, ठीक है। फी का मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम करती है, आपसे बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। देखना फी क्या है, a fee is a payment to the government for the services that it rendered to the people। जो लोगों को गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, जैसे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लैंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन अगर आप कराओगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब स्टाम्प ड्यूटी इज अ फी, उस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को हजारों लाखों करोड़ों रुपए आते हैं हर साल सिर्फ लैंड रजिस्ट्रेशन करवाने के। फिर मान लो अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट लेना है तो देना पड़ेगा पैसा, पासपोर्ट फी, कोर्ट फी, ऐसी बहुत सारी फीस है, बहुत सारा अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। सो तो पहली रिसिट है, जो पहली अर्निंग है वो है फी। सेकंड है फाइन्स। देखना फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर। अगर कोई कानून बनाया हुआ है और उस कानून को आप तोड़ते हो, जैसे कोरोना पीरियड के अंदर अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको फाइन देना पड़ेगा, अगर आप बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे जो आपके लिए लॉ, जो आपके लिए कानून बनाया हुआ है, अगर आप उस कानून को पालन नहीं करते हो तो आपको बहुत सारा पेमेंट देना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं फाइन्स, ठीक है। बाय वे ऑफ एन इकोनॉमिक पनिशमेंट, प्रैक्टिकली क्या है, ये एक इकोनॉमिक पनिशमेंट है कि ये वाला काम आपको करना था, आपने क्यों नहीं किया, आपने काम नहीं किया इसलिए हम आपको पनिश कर रहे हैं। तो वो पनिशमेंट कैसे कहता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू, जनरली इसका एम तो रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता, एम ये होता है कि आप उस चीज को फॉलो करो, जो लॉ, जो रूल्स रेगुलेशन आपको दिया हुआ है उस रूल को आप फॉलो करो, ये हमारा बेसिक पर्पस होता है, ठीक है। बट टू मेक पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ज़्यादा कोई रेवेन्यू इससे गवर्नमेंट को होता नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट तो सर रेवेन्यू का हो ही रहा है गवर्नमेंट को। तीसरा है एश शीट। एश शीट समझना है, एश शीट क्या होती है, जैसे मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है। मान लो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उस पर्सन का कोई भी लीगल हायर नहीं है, कोई पर्सन उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो सारा जो पैसा, सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, दैट इज नोन एज एश शीट। क्या कहलाती है, वो कहलाती है एश शीट। देख रहा, एश शीट रेफर्स टू द इनकम ऑफ स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट एनी लीगल हायर। सर जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खुद जब्त कर लेती है और वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का पार्ट है। देयर आर नो क्लेमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो क्लेमेंट कोई नहीं है प्रॉपर्टी का सारा पैसा गवर्नमेंट उठा लेती है, तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू की, गवर्नमेंट का इनकम है, ठीक है। तो फोर्थ होगी कौन सी, एश शीट। अगला है स्पेशल असेसमेंट। अब ये समझना, स्पेशल असेसमेंट बढ़िया चीज़ होती है।
होता क्या, जैसा मान लो आपका यहाँ पर एक प्लॉट है और यहाँ से एक रोड जा रही है। अब मान लो गवर्नमेंट ने इस रोड का डेवलपमेंट कर दिया, यहाँ से रोड बड़ी कर दी, अच्छी हो गई और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, मान लो प्रॉपर्टी पहले रेजिडेंशियल हुआ करती थी, अब कमर्शियल हो गई और 12th लेवल पर है वो आप जानते हो कि सर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखना, दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर, ये पेमेंट कौन करते हैं, ये पेमेंट करने वाले हैं ओनर of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। गवर्नमेंट ने कोई काम किया, इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। फॉर इंस्टेंस, when as a result of construction of roads, provision of sewerage system or construction of drains etc, value of neighborhood property and its rental value appreciate। तो अगर सीवरेज सिस्टम बन गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट करवा दिया, तो उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। और अगर इस तरह की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू बढ़ी है तो भी आपको पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा। ये हर बार नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह का स्पेशल असेसमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगला है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे रेलवेज, इंडियन रेलवेज किसका है, गवर्नमेंट का। अगर उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है, अगर उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो कौन ले जाएगी, वो हमारी गवर्नमेंट ले जाएगी। देखना, सेवरल एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। खूब सारी एंटरप्राइजेज है जो गवर्नमेंट ओन करती है, जिसमें सबसे पहला नाम है इंडियन रेलवेज। ठीक है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री है, इंडियन ऑयल है, HPCL है, भिलाई स्टील प्लांट है, भेल, सेल, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। आप नाम सुना होगा HPCL। ठीक है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये बहुत सारी जो कंपनीज है, ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है। और यहाँ से जितना सारा प्रॉफिट आ रहा है वो सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट खुद लेकर के जा रही है। एंड प्रॉफिट ऑफ दिस एंटरप्राइजेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है। ठीक है, तो एस-शीट हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गया। और समझना, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। आपने सुना होगा पहले 2G आता था, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आ गया और अभी 5G आने वाला है मार्केट के अंदर। तो ये 3G 2G का लाइसेंस उनको कैसे मिला? जब आपको ये लाइसेंस लेना होता है तो गवर्नमेंट को आपको कुछ पेमेंट करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट को पहले पेमेंट करोगे तो गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस देगी कि हाँ, ये वाला काम, ये वाली वर्किंग आप कर सकते हो। ये कहलाता है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। देखना, इनकम फ्रॉम sale of spectrum like 3G 2G has emerged as a significant source of non-tax receipts of the government। तो ये करोड़ों रुपए की, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इतनी लंबी इसकी, इतनी हैवी अमाउंट के अंदर इसकी बोली जाती है, इसकी ऑक्शन होती है और उससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो दे सकते हैं गवर्नमेंट को किसी भी तरह का ग्रांट्स और डोनेशन। Grants received by the government are also a source of revenue in the event of some natural calamity like earthquake, flood, famines and during war citizen of country often make some donation or grants to the government। जैसे कोविड के अंदर देखा होगा, कोविड-19 जब आया तो बहुत सारे लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को पैसा डोनेट किया पीएम केयर फंड्स के अंदर। ठीक है, पीएम केयर फंड के अंदर हमने पैसा डोनेट किया, तो वो भी क्या है, वो भी इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखना, इतनी सारी तरह से देखना, एक बार रिपीट करते हैं वापस से। Grants, donation, income from sale of spectrum, income from public enterprises, special assessment, S-sheet, fines and fees, ये सारे तरीके हैं टैक्स रिसिट्स के। तो देखना, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बजटेड रिसिट्स। बजटेड रिसिट्स के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा है रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स के दो पार्ट है, पहला है टैक्स रिसिट्स और दूसरा हो गए नॉन टैक्स। तो टैक्स रिसिट्स पढ़ लिया, नॉन टैक्स रिसिट्स पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमको पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है बजटेड रिसिट में, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वो है कैपिटल रिसिट्स। अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि सर रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर डिफरेंस क्या है। जो एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाले, आई रिपीट, जो एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाले वो कैपिटल रिसिट्स, और जो एसेट और लाइबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं डाले वो है आपका रेवेन्यू रिसिट्स। तो ना, कैपिटल रिसिट्स क्या है? कैपिटल रिसिट्स रेफर्स टू दोज रिसिट्स, ऐसी रिसिट्स। देखना,
कैपिटल एसेट्स कैसे होगी? गवर्नमेंट ने लोन लिया, अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो गवर्नमेंट की रिसिट तो है, पैसा तो आएगा, लेकिन लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये क्या क्रिएट करेगी? इट विल क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो कैपिटल एसेट्स क्या करेगी? ये आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी, इट विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी। सेकंड, कॉज रिडक्शन इन इट्स एसेट्स, इससे आपकी एसेट्स क्या हो सकती है? कम हो सकती है। कैपिटल एसेट्स करने के लिए आप क्या करते हो? गवर्नमेंट अपनी एसेट को सेल कर देती है और इसको नाम दिया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जब गवर्नमेंट ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी अंडरटेकिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों सेल कर दिया हो, उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक। तो ऑल द कैपिटल एसेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है रिकवरी ऑफ लोन, पहले कोई लोन दिया हो, पहले कोई आपने लोन दिया था, आपने लोन दिया तो वो आपकी एसेट, आपने लोन लिया तो वो आपकी लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपने कोई लोन दिया था, वो लोन वापस दे दिया, उसने सामने वाले ने पैसा आपको वापस दे दिया। ठीक है, दीज आर कैपिटल एसेट्स बिकॉज इट विल रिड्यूस द एसेट्स। फिर गवर्नमेंट खुद अगर बोरिंग्स करे, लोन्स एंड बोरिंग्स, फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट from the borrowings are treated as capital assets, it will create liability for the government। तो बोरिंग से लाइबिलिटी क्या होगी? गवर्नमेंट की बढ़ेगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है, वो है अदर एसेट्स। फंड्स रेज्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है गवर्नमेंट की कोई जो अंडरटेकिंग है, वो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग किसी और पर्सन को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, या कह लो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी जाती है। ठीक है, तो आज हमने गवर्नमेंट बजट के अंदर पहला कंपोनेंट डिस्कस किया, वो था रिसिट्स, कि गवर्नमेंट के पास कैसा कैसे पैसा आता है। दो तरीके, रेवेन्यू और कैपिटल। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।